हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए क्या हूं, आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर 7 है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल्स, तो इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल होता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फर्स्ट जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर आता है कंडेंसेशंस ऑकर अराउंड डैश पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर। तो आपको पता है कि जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल्स है उनके अराउंड, उनके आसपास होता है। देन सेकंड आएगा द फाइल्ड ऑफ स्नो क्रिएट्स डैश। तो ये क्या होता है, आपका जो ड्रिफ्ट जो है वो क्रिएट करता है। फाइल्ड ऑफ जो स्नो है वो क्या क्रिएट करता है, ड्रिफ्ट क्रिएट करता है। देन रिलीफ रेनफॉल इज आल्सो नाउ एज अ डैश रेनफॉल्स। तो रिलीफ रेनफॉल्स है उसे हम ओरोग्राफिक जो रेनफॉल्स है उसके नाम से भी जानते हैं। सो ये थर्ड का आंसर हुआ। देन फोर्थ आता है अ डैश इज द रीजन्स ऑफ लो एयर प्रेशर्स। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा अ डिप्रेशन इज द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। तो ये आपके फिलअप के आंसर हुए। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। जो अगर ट्रू है तो टी लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है और इस स्टेटमेंट को भी करेक्ट करना है। फर्स्ट आता है आपका हॉट एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर एट द सेम प्रेशर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन सेकंड आता है आपका व्हेन द टेम्परेचर इज अबव द ड्यू पॉइंट कंडेंसेशंस टेक प्लेस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, व्हेन द टेम्परेचर इज बिलो द ड्यू पॉइंट्स कंडेंसेशंस टेक प्लेस। में जो ड्यू पॉइंट्स के बिलो होने पर ही जो कंडेंसेशन है वो होता है। सो नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का मोस्ट ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम रेन। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। देन फोर्थ आता है hailstones are ice pellets formed by the repeated freezing of ice crystals। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मल्टीपल चॉइस। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका इफ यू वेयर टू विजिट ओडिशा एट द एंड ऑफ मे you would find yourself feeling very hot and sticky. This is because क्यों, किसके रीजन के कारण से डिफरेंट। यहाँ पर 4 पॉइंट्स है। करेक्ट जो ऑप्शन है आपका सी होगा। बोथ द टेम्परेचर्स एंड द ह्यूमिडिटी आर वेरी हाई। मींस आप ओडिशा जाएंगे तो वहां पर आप देखोगे तो जो टेम्परेचर है हाई होने के कारण से हॉट लगेगा और स्टिकी जो है ह्यूमिडिटी होने के कारण से लगेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया। देन सेकंड आता है द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द air to the total amounts of water vapors the air can carry at that temperature and the pressure is called। उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट, रिलेटिव ह्यूमिडिटीज या फिर कंडेंसेशंस या फिर प्रेसिपिटेशंस। तो ये आपका बी ऑप्शन होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटीज। देन थर्ड आता है आपका फर्स्ट विल नेवर फ्रॉम इन तमिलनाडु चूज द रीजन दैट बेस्ट एक्सप्लेन और व्हाई। मिस इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेहतर एक्सप्लेन करता है कि जो तमिलनाडु में कभी भी फ्रस्ट नहीं होता। तो वहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा कि टेम्परेचर्स हियर नेवर फॉर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम चला जाएगा तो वहां पर फ्रस्ट का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का स्लिट इज मेड ऑफ किससे बना होता है, स्नो एंड रेन से या फिर स्नो एंड हेल से या आइस क्रिस्टल से, फॉग एंड रेन से। तो वो होता है बी ऑप्शन, स्नो एंड हेल्स जो है वो सेलेक्ट कहलाता है। देन फिफ्थ आता है असरेशन और रीजन वाले। जैसा कि आपको पता है दोनों में आपको असरेशन और रीजन को अंडरस्टैंड करने फिर ऑप्शन चूज करने हैं। असरेशन देखिए मुंबई रिसीव कॉपियस अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून। ये तो आपका ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। रीजन देखिए मुंबई लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पर ये जो रीजन है वो फॉल्स स्टेटमेंट है, वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर द पॉइंट वेयर अ मास ऑफ वार्म एयर मीट्स मास ऑफ कोल्ड एयर इज कॉल्ड। मींस जहां पर वार्म एयर और जो कोल्ड एयर मिलते हैं तो उसे हम फ्रंट, साइक्लोन, डिप्रेशन या फिर हरिकेन्स। तो वो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस हुए। नेक्स्ट आपका आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ। ब्रीफ में आंसर देने हैं जो कि आपका शॉर्ट होता है। फर्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन हाउ ड्यू पॉइंट्स इन्फ्लुएंसेस कंडेंसेशन। सो आंसर देखिए द टेम्परेचर एट विच द अमाउंट्स ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर is at its maximum limits is called the dew points. If the temperature of air falls below the dew points, the water vapors start
कंडेंसेशन। मतलब क्या हो गया कि भाई जो टेम्परेचर का जो क्या होता है कि इतना जो टेम्परेचर हाई, जितने में कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो वो जो टेम्परेचर है वाटर वेपर्स को अपने में क्या कर सकता है, कैप्चर करके रख सकता है। जो लिमिट्स होते हैं उसे कहा जाता है ड्यू पॉइंट्स। सो जैसे जो टेम्परेचर है, एयर का जो टेम्परेचर है वो फॉल होने लगता है तो ड्यू पॉइंट आ जाता है और वहीं पर ही जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंसेशन जो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो आइस क्रिस्टल में बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड आता है आपका इन विच ऑफ दिस ग्लासेस विल यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स आउटसाइड द सरफेस और वाई। मतलब इनमें से कौन से जो है वाटर ड्रॉपलेट्स जो इस गिलास के बाहर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता ही हो गया आपने, वाटर ड्रॉपलेट्स विल फॉर्म ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंटेनर्स कंटेनिंग आइस। मतलब ये वाले में बनेगा, जैसे आप फ्रिज से जब वाटर निकालते हैं ना तो बाहर में पानी आ जाता है, वही वाली बात यहाँ पर कहा गया है। दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ कंडेंसेशंस द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर्स will be cold enough to let the water vapors in the air condense and change from the gaseous to the liquid state। मतलब इसके बाहर में, अंदर में तो इतना ठंडा हो गया कि बाहर में वहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और बाहर में जो वाटर वेपर्स हैं वो इसके पास आके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट थर्ड में आता है आपका डिस्टिंग्विश करने हैं आपके एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटीज और रिलेटिव ह्यूमिडिटीज में आपको बताने हैं और कौन सी यूनिट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटीज। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। मींस जो कितने यूनिट जो है उस एयर में जो है क्या है वाटर प्रेजेंट है उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे। रिलेटिव्स में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स द एयर कैन कैरी एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटीज होगा कि रेशियो देखा जाता है कि एक्चुअल में वो जो वाटर है वो जो एयर है जो वो कितना वाटर वेपर्स कैरी कर सकता है, बट एट प्रेजेंट वहां पर कितना वाटर वेपर्स अवेलेबल है। मींस जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, उसमें उसको कितना एक्चुअल में जो वो कैरी कर सकता है उसमें से कितना अमाउंट वहां पर है तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगा। ह्यूमिडिटी की बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में, वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस किया जाता है वो हम परसेंटेज में शो करते हैं। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को जो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है तो आंसर हो जाएगा द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स द एयर कैन होल्ड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। मतलब जो कितना वाटर वेपर्स उस एयर में जो रह सकता है वो डिपेंड करता है कि उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। द कोल्डर द टेम्परेचर लेस द ह्यूमिडिटी। मींस जितना ज्यादा टेम्परेचर कोल्ड होगा ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा लेस होगी। नेक्स्ट आपका आता है फिफ्थ नंबर का, व्हाट आर cirrus clouds। cirrus clouds क्या होता है? सो आंसर देखिए, cirrus clouds are thin wispy clouds that stretch across the sky. They are found high up in the atmosphere and are made of ice crystal। मतलब ये जो cirrus जो clouds है वो क्या होता है कि जो ऐसा जो क्लाउड्स होता है, जो विस्पी क्लाउड्स होते हैं, स्टेक्स क्लाउड जो होते हैं, और ये जो है हायर जो एटमॉस्फेयर का जो हाई वाला जो पार्ट्स है वहां पर पाया जाता है और ये जो है आइस क्रिस्टल से बने होते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाउ डज स्नो फॉर्म्स। सो स्नो का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। सो स्नो फॉर्म्स व्हेन टेम्परेचर आर सो लो दैट वाटर वेपर्स टर्न डायरेक्टली इनटू आइस। दिस हैपन एज वाटर कंडेंसेस अराउंड एन आइस क्रिस्टल। मतलब स्नो का फॉर्मेशन जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है और डायरेक्टली जो वाटर वेपर्स है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो इस तरीके से जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो आइस क्रिस्टल के आसपास होता है, तब जो स्नो है उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका आएगा डिटेल में आंसर देने हैं आपको, डिटेल में तो लॉन्ग आंसर आपके हैं। फर्स्ट आता है ऑपरेशन एंड कंडेंसेशन आर बोथ essential for rainfalls, explain the validity of these statements। तो हमें बताना है कि ऑपरेशन और कंडेंसेशन दोनों जो है रेनफॉल्स के लिए जरूरी है। सो आंसर देखिए, वाटर वेपर्स इज फॉर्म व्हेन वाटर गेट्स हीटेड इंटेंसली। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर टू वाटर वेपर्स इज कॉल्ड इवापोरेशन। मतलब जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट कब होता है, जब वो बहुत ज्यादा वाटर हीट हो जाता है और फिर वाटर का जो वेपर्स के रूप में कन्वर्सेशन ट्रांसफर होता है, कन्वर्टेबल होता है, उसे हम इवापोरेशंस कहते हैं।
So these water vapors or moisture in the air causes the formation of clouds, rain, snow, sleet and hails. मतलब इसी से जो है डिफरेंट जो precipitations है उसके जो फॉर्म्स है उसका फॉर्मेशन होता है. Then condensation is the change of water vapors to its liquid or solid forms when water moisture laden air comes in contact with the cold surface. मीन्स क्या होता है, कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है कि भाई जो है वाटर है, जो लिक्विड वाटर है वो सॉलिड वाटर के रूप में, मीन्स जो क्रिस्टल आइस के रूप में वो कन्वर्ट होता है. सो बोथ दिस प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर रेनफॉल्स. द हीट ऑफ द सन causes water from oceans and other water bodies to evaporate and form water vapors. Water vapors rises into the atmosphere where it condenses, forming clouds. When the clouds become situated, it start to rain. Means जो यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये जो प्रोसेस दोनों में हमने देखा, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है उसी के कारण से जो है रेनफॉल्स होता है. सन के कारण से वाटर्स है वो वेपर्स के रूप में कन्वर्ट्स होते हैं. देन वो वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां पर कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है और क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है. फिर जो क्लाउड्स है वो सिचुएटेड हो जाता है और फिर रेनफॉल्स के रूप में, डिफरेंट जो फॉर्म्स के रूप में, रेन्स के रूप में वो जो है सरफेस में वापस आता है. तो यहां से हमने देखा कि भाई जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेनफॉल्स के लिए. देन सेकंड आता है आपका व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन. एक्सप्लेन हाउ हेलस्टोन इज अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशंस. आंसर देखिए, when the amounts of water vapors in the air becomes more than the capacity of air to hold it, the condensed clouds droplets come down to earth as the precipitations. मीन्स यहाँ पर क्या हुआ कि भाई जो वाटर वेपर्स हैं वो गए, फिर वहां हमने जस्ट इससे पहले में देखा है ना, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ, फिर वो उसको होल्ड करके नहीं लग पाता है क्लाउड जो है वाटर ड्रॉपलेट्स को, और वो प्रेसिपिटेशन के रूप में वापस आ जाता है. सो hail is a form of precipitations. Ice crystal form high up within cumulus clouds. Within the cumulus clouds, there are strong updrafts of air that carry this ice crystal back up the clouds. The crystal freeze again and begin to fall towards the Earth's surface. This process may be repeated several times until hailstones become too large and heavy to be held in the clouds and fall towards the Earth. मिस अब यहाँ पर जो हेलस्टोन एक प्रेसिपिटेशन का एक फॉर्म है जहां पर जो आइस क्रिस्टल है कोलंबस जो क्लाउड्स में होता है, तो वहां पर वो क्या होने लगता है, फॉल होने लगता है ना. बट फिर जो स्ट्रॉन्ग जो विंड आता है फिर से ऊपर उछाल ले जाता है. तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस चलता है, फिर बाद में वही बहुत बड़े जो आइस क्रिस्टल्स के रूप में, आइस के रूप में वो जो है अर्थ में जो फॉल होता है उसे हम जो है हेल के रूप में जानते हैं. देन थर्ड आपका आता है what is the differences between relief rainfalls and conventional rainfalls. Explain with the help of diagram. आपको रिलीफ रेनफॉल्स और कन्वेक्शनल रेनफॉल्स है दोनों के बारे में बताने और डायग्राम में बनाने हैं. आंसर देखिए तो रिलीफ रेनफॉल इज कॉज्ड बाय द रिलीफ और ओरोग्राफी ऑफ द लैंड. मतलब जो लैंड की जो बनावट है, व्हेन मॉइस्चर लेडन विंड्स हिट माउंटेन्स और हिल्स, दे आर फोर्स्ड टू राइज अप अलोंग द स्लोप. इट सच हाइट्स द एयर कूल्स, कंडेंस and form clouds. When the air reaches dew points, heavy rainfalls occurs. मतलब जो कोई भी जो माउंटेन आपके जो डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे कि भाई जब हाइट्स में ऊपर चढ़ता है तो जो क्या होने लगता है कि कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है ग्रेट हाइट्स में जाता है, एयर कूल्स होने लगता है. तो जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और ड्यू पॉइंट में जब पहुंचते तो वहीं पर ही रेनफॉल्स हो जाता है. तो ये आपका रिलीफ रेनफॉल्स हुआ. ऑन द अदर हैंड कन्वेक्शन रेनफॉल इज कॉमन इन प्लेस विथ equatorial and tropical climates. In such places, air above the land become intensely heated during the day. This makes the air light and causes it to rise where it begins to cool. Since cool air cannot hold as much water vapors as warm air, condensation occurs and cumulonimbus clouds are formed. When the weight of the water is, these clouds become more than the clouds can hold. The water come down as a huge डाउनपोर. मतलब क्या हुआ कि कन्वेक्शनल रेनफॉल्स जो इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहां पर होता है. यहाँ पर जो है लैंड एरिया बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण से हल्का हो जाता है एयर और वो ऊपर उठने लगता है. सो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है तो वहां पर इतना ज्यादा वाटर वेपर आ जाता है कि भाई कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और वहां पर क्यूमुलोनिम्बस जो क्लाउड्स है उसका फॉर्मेशन होता है. फिर ज्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो
कंडेंसेशन के प्रोसेस के कारण से सिचुएटेड हो जाता है जो क्लाउड्स है और वहां पर जो है रेनफॉल्स होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है दो डायग्राम देख सकते हैं, जहां पर आप जो देखिए यहाँ पर ये जो आपका कौन सा कन्वेक्शनल जो रेनफॉल्स है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सेकंड जो इमेज आपको नजर आ रहा है ये आपका जो है रिलीफ रेनफॉल्स या फिर जिसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल्स कहते हैं वो आपको नजर आ रहा है। तो ये जो दोनों डायग्राम आपके बुक्स में भी मिल जाएंगे, यहाँ पर भी मिले, आप जो है जरूर ड्रा कीजिएगा इसको। नेक्स्ट आता है आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैसेज दिया हुआ, इसको रीड करना है, फिर आपको क्वेश्चन बताने हैं, उसके आंसर बताने हैं। तो क्लाउड सीडिंग इज अ साइंटिफिक मेथड दैट आर्टिफिशियली चेंज द क्लाउड स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज चेंजेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। मतलब क्लाउड जो फीडिंग, मतलब हम क्या कर सकते हैं, जब चाहे हम बारिश करवा सकते हैं, जितने अमाउंट में चाहे हम बारिश करवा सकते हैं, तो उसे कहा जाता है क्लाउड सीडिंग। सो इसमें क्या होता है कि भाई कोई जो आर्टिफिशियल सिल्वर आयोडाइड है उसको जो है क्लाउड्स में मिक्स कर दिया जाता है एरोप्लेन के थ्रू या फिर बैलून के थ्रू, कैनन के थ्रू, और इसके कारण से क्या है वो वाटर वेपर्स वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं क्लाउड में, वहां पर कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, पार्टिकल जो है ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो प्रिसिपिटेशन के रूप में वापिस वो बारिश के रूप में आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग क्या होता है, जस्ट हमने ऊपर में देखा कि भाई क्लाउड सीडिंग इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ आर्टिफिशियली चेंजिंग अ क्लाउड्स स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ प्रिसिपिटेशन। मतलब बारिश के चांसेस बढ़ाने हैं तो उसके लिए जो क्लाउड के स्ट्रक्चर में चेंजेस किया जाता है और आर्टिफिशियल जो रेन करवाया जाता है। देन व्हाट इज द मटेरियल अराउंड which water vapors in the clouds condense in this methods, how it is industrial in the clouds। तो यहाँ पर in this method particles of dry ice are added to the clouds। मतलब जो dry ice है उसको ऐड किया जाता है। then this is done either from above with the help of aeroplanes or from balloons using cannons। मीन्स जो एरोप्लेन के माध्यम से, बैलून है, कैनन है, उसके माध्यम से जो है क्या किया जाता है, जो ड्राई आइस है उसको वहां पर जो है मिक्स किया जाता है। वाटर वेपर प्रेजेंट इन द क्लाउड्स कंडेंसेस अराउंड द दिस पार्टिकल्स एंड द प्रेसिपिटेशंस अकर्स। तो यहाँ पर जो है कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है वो इस ड्राई आइस है उसके आसपास होता है और जो प्रेसिपिटेशंस है वो हो जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन आता है इसमें, थिंक एंड राइट वन ऑफ एडवांटेज एंड वन पॉसिबल डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग का एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने हैं। आंसर में देखिए, क्लाउड सीडिंग कैन बूस्ट रेनफॉल्स एंड स्नो वेयर नीडेड। मतलब जहां पर स्नोफॉल चाहिए, रेनफॉल चाहिए, तो उसको हम बढ़ा सकते हैं। देन डिसएडवांटेज में हम देख सकते हैं कि इट इज रिक्वायर द यूज ऑफ पोटेंशियली हार्मफुल केमिकल, इट कैन आल्सो कॉज फ्लडिंग। तो यहाँ पर जो हार्मफुल जो केमिकल है यूज किया जा सकता है, तो उससे जो हम क्या हो सकता है, कभी कभी जो है हम जो क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं ना, तो प्रेसिपिटेशन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उससे फ्लड आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हेल्पिंग वीडियो यहाँ से मिलता रहे। ओके, थैंक यू।